तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया लेके आए हैं। आज हम लोग बायोलॉजी के कोर कंसेप्ट को समझेंगे। तो 100 डेज के अंदर इस बायोलॉजी के एक एक चैप्टर को हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करेंगे। हमने क्या बोला था कि नीट जैसा एग्जाम, नीट जो पेपर होता है, अब हम लोग 75% हो गए हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के लेके, क्योंकि 25% हमारा फिजिक्स है और 30% मतलब 50% हमारा ये बायोलॉजी का सिलेबस है, जो कि मार्क को इंप्रूव करेगा। बायोलॉजी हमारे क्या करेगा, मार्क्स को इंप्रूव करेगा, क्योंकि 360 का बायोलॉजी होता है और मेरा टारगेट है 360 आउट ऑफ 360। हमारा जो भी एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट लिखा हुआ बायो में, उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर को अंत तक देखें। एनसीईआरटी हमारे पास ले ले, अपने पास सब लोग एनसीईआरटी को ओपन करें और हम जो भी चीज बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे बायोलॉजी के बारे में, उसको डिटेल आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन को भी आपको दिखाएंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। और आज जो पहला चैप्टर हम लोग लेके आए हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्यों लेके आए हैं सर? सर, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीट वाला पेपर तैयार होता है, जो एनटीए तैयार करता है सर, उसको इस चैप्टर पे निगाहें हैं, वो एकदम ध्यान से देखता है इस चैप्टर को। तो क्यों ना सर हमारे सर नीट में एक दो सवाल आता है, उसको हम लोग आज फिक्स कर ले, उसको हम लोग समझने का कोशिश करें और जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम तैयार करें। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आज से हमारा डे 1 है और ये बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है, इसमें हमारा डे 1 है और हम लोग आज के क्लास में ब्लड फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन देखेंगे। चलिए बच्चों, देरी नहीं करते हैं। देखो, इस चैप्टर में बाबू, इस चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं प्यार से। चैप्टर का नाम हम लोग प्यार से लिख लेते हैं। चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत बच्चे को होगा सर फिजिक्स छोड़ करके बायो पढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार देख लो बायो का लेक्चर, फिर आपको पता चलेगा कि हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं। चलो देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ना सर बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। सर, ये बॉडी फ्लूइड क्या होता है? बहुत बच्चा एनसीईआरटी रीड कर लेता है, उसको कोर कंसेप्ट नहीं पता है कि एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड में क्या छुपा हुआ है। और जब तक तुम सच में बताते हैं, जब तक तुम एनसीईआरटी नहीं सही से पढ़ पाओगे, सही से बात कर रहे हैं, तब तक नीट में सिलेक्शन तो भूल जाओ। अब कॉलेज लेना भूल जाओ। तो हम लोगों को बायो को एकदम एक ऐसा बाइबल के रूप में, गीता कुरान सब हमारा ये एनसीईआरटी है। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तक ये एनसीईआरटी को हमको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। ठीक है ना बच्चों? देखो, बॉडी फ्लूइड क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। सर, ये बॉडी फ्लूइड क्या होता है? तो हमारे बॉडी में दो तरह का बॉडी फ्लूइड है। एक है ना बउआ, एक है ब्लड। क्या है? एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। दो तरह का बॉडी फ्लूइड है। ब्लड सबको पता होगा, खून, खून को बोलते हैं ब्लड, लेकिन लिम्फ नहीं सबको पता होता है। तो याद रखना, बॉडी फ्लूइड में दो चीज होता है, ब्लड और लिम्फ, और दूसरा है सर्कुलेशन। तो उसी के सर्कुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, सर्कुलेट करेंगे। तो आज हम समझते हैं। देखो बाबू, ब्लड सबसे पहला टॉपिक हमारा है ब्लड। सर, ब्लड क्या होता है? ब्लड के बारे में समझाइए। तो ब्लड का बेसिक चीज याद रखना, ब्लड जो होता है ना, एक पोस्टमैन की तरह होता है। किसके तरह होता है? एक डाकिया की तरह होता है, एक पोस्टमैन की तरह होता है ब्लड। कैसे सर? ट्रांसपोर्ट करता है यार। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज का सर? न्यूट्रिएंट्स का। क्या चीज का सर? न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का। अच्छा सर, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, एक पोस्टमैन डाकिया की तरह होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का। जो हम लोग खून देखते हैं, हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड का ये है। अब ब्लड के बारे में जब हम लोग देखें तो ब्लड का बेसिक चीज देख दो। ब्लड का सबसे बेसिक चीज याद रखना, ब्लड का जो पीएच होता है ना, मान 7.4 होता है। इसका मतलब सर, बेस होता है। हाँ, ब्लड बेस होता है यार। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है ना, वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक।
स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक। तो ब्लड का पीएच याद रख लोगे 7.4। एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। डिट्टो एनसीईआरटी को हम लोग आज खत्म कर देंगे, चैप्टर हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलो अब देखते हैं ब्लड क्या और भी क्या है, कुछ खासियत है। तो देखो ब्लड क्या चीज का बना होता है? सर ब्लड में ना सर, ब्लड बना होता है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का बना होता है। अच्छा सर ऐसा बात है? हाँ, ब्लड जो है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट का बना होता है। मान लो अगर ब्लड 100% है बॉडी में, इसका 55% होगा प्लाज्मा और इसका 45% होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा सर, मतलब ब्लड का पीएच 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। तो याद रखना, अब देखो ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है, तो हमारा जो खून लाल है, ये खून लाल किसके वजह से है? सर आरबीसी के कारण। और आरबीसी क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट का हिस्सा है। तो देखो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा को। हम लोग एनसीईआरटी पे भी चलेंगे यार, पहले देख लेते हैं प्लाज्मा। अब ब्लड में जो प्लाज्मा है, सर इस प्लाज्मा के बारे में बताइए। तो देखो प्लाज्मा कितना होता है? 55%। अब 55% है ना प्लाज्मा, इसमें 90 से 92% सिर्फ पानी ही पानी है। सिर्फ पानी ही पानी है। 90 से 92% सिर्फ पानी ही पानी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा। सिर्फ पानी ही पानी है। अब देखो, अब जैसे ही पानी है तो सर कितना परसेंट? तो 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? 6 से 8% प्लाज्मा में ना बउआ प्रोटीन होता है। अच्छा सर, अब जो बचा लगभग 1% से भी कम, लगभग 1% अदर सब्सटेंस। क्या होता है? अदर सब्सटेंस। अब सर अदर सब्सटेंस में क्या सब होता है? तो हमने खाना खाया, रोटी, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। सर अदर सब्सटेंस में होगा ग्लूकोज। क्या होगा सर? ग्लूकोज होगा। और क्या होगा सर? एमाइनो एसिड होगा। एमाइनो एसिड होगा। सर और क्या होगा? अब इसके बाद कैल्शियम आयन होगा। सर और क्या? सोडियम आयन होगा। सर और क्या? बाइकार्बोनेट आयन होगा। ऐसे ही हमारा ब्लड बना हुआ है। तो ब्लड सिर्फ अकेला नहीं है, ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट भी है। ब्लड में प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, टोटल 100% ब्लड को फॉर्म करता है। प्लाज्मा सर, अब देखते हैं प्लाज्मा का कलर। तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लाज्मा का जो कलर है वो स्ट्रॉ कलर है। मतलब सर पीला पीला, पीला भी नहीं, एकदम थोड़ा सा पीलापन, मतलब सर पेल येलो, इसको बोल सकते हैं एक वर्ड से, पेल येलो। तो सर प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है, पेल येलो। अच्छा सर, ये प्लाज्मा का कलर है। अब सर जानते हैं सर प्लाज्मा में ना सर वाटर तो है, ठीक है, प्रोटीन भी है। अब सर प्रोटीन कौन कौन सा होता है प्लाज्मा के अंदर? कौन कौन सा प्रोटीन होता है? चलिए हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो क्या देखेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। अब एकदम बने रहोगे, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन में ना, प्लाज्मा प्रोटीन में ना, अब देखोगे, अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन में ना सबसे पहला प्रोटीन होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, ठीक है ना बउआ, फिब्रिनोजेन। दूसरा प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन्स। और तीसरा प्रोटीन होता है अल्बुमिन्स। मतलब सर ये 3 प्रोटीन होता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, प्रॉपर बच्चे के लिए हम पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन होता है? किस प्रोटीन का संख्या सबसे ज्यादा होता है? किस प्रोटीन का संख्या सबसे ज्यादा होता है यार? बोलो ना, किस प्रोटीन का संख्या ज्यादा होता है? अल्बुमिन्स का। इससे ज्यादा ग्लोबुलिन्स और सबसे कम फिब्रिनोजेन। क्लियर? अब फंक्शन पहले देखते हैं। देखो फिब्रिनोजेन जो होता है ना, एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपसे कोई पूछे तो बिना सोचे बोलोगे फिब्रिनोजेन। सर ग्लोबुलिन्स क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है, डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। और सर अल्बुमिन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का है वो बनाए रखता है, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस।
ऑस्मोटिक बैलेंस बना करके रखता है। याद रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस बना करके रखता है। तो सबसे ज्यादा यही होता है अल्बुमिन। लेकिन सर ठीक है, लेकिन काम के मामले में तो फिब्रिनोजेन बहुत काम का है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना। तो काम तो है सबका, बहुत ही काम का है, क्योंकि जब ये प्लाज्मा का प्रोटीन है तो यार काम का होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे दिन पर दिन इन्फेक्शन से फाइट करता है हमारा बॉडी। तो उस बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना है ना, तो इसीलिए हमारा प्रोटीन तो मजबूत चाहिए ना, मजबूत प्रोटीन चाहिए। चलिए याद रखिएगा। अब एक बात हमको बताओ, बहुत अच्छा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको ये बताओ कि सर प्लाज्मा कहां से सीक्रेट होता है? एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बताओ प्लाज्मा का सीक्रेशन कहां से होता है? तो याद रखना, ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा यही पेल येलो कलर का होता है। ये तो बहुत येलो है, लेकिन पेल येलो होता है, मतलब स्ट्रॉ कलर का होता है। चलिए, प्लाज्मा जो है सिक्रेटेड बाय लीवर। कहां से सीक्रेट होता है? किसी से भी पूछोगे आंसर नहीं दे पाएगा। बताना, प्लाज्मा सीक्रेट होता है लीवर से। कहां से? लीवर से। क्लियर ना? प्लाज्मा इज सीक्रेटेड बाय लीवर। प्लाज्मा लीवर बनाता है। ठीक है सर, और कुछ सर प्लाज्मा के बारे में? नहीं, रहने दो, इतना ही। प्लाज्मा के बारे में बहुत कुछ हम लोग देख लिए। अब एक चीज, एक वर्ड, बहुत अच्छा लाइन हम बता देते हैं, बहुत नीट के लिए बहुत यूजफुल है यार, बहुत यूजफुल है। अगर मान लो इस प्लाज्मा में से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है बउआ? क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजेन। अच्छा सर, अगर इस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन हटा देते हैं तो बनता है पीला कलर का ही है, पेल येलो ही है, इसको बोलते हैं सीरम। याद रखना, पीला नहीं, पेल येलो, स्ट्रॉ कलर, हमेशा पीला नहीं, येलो नहीं, सीरम। तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हट जाता मतलब सीरम। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कुछ पूछे हमारे बॉडी का एंटीबॉडी कहां होता है, एंटीबॉडी समझ रहे हो ना, जो प्रोटेक्ट करता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, इस एंटीबॉडी कहां होता है हमारे बॉडी में? तो कोई आपसे पूछे एंटीबॉडी कहां होता है, तो बोलोगे प्लाज्मा में होता है सर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। वाओ। तो देखते थे कोरोना के पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में प्लाज्मा का कितना बड़ा ट्रांसफरेंस हो, किसी से हम प्लाज्मा लेते थे, हॉस्पिटल में प्लाज्मा का बहुत ही यूजफुल काम था। ये एंटीबॉडी इसी में होता है, प्लाज्मा में। तो याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे यार? एंटीबॉडी हमारे बॉडी का कहां होता है? ब्लड में होता है। सर ब्लड में कहां? प्लाज्मा में। कहां? प्लाज्मा में। अब एक बात बताओ तुम हमको, अगर प्लाज्मा में से हम लोग फिब्रिनोजेन हटा देते हैं तो क्या बनेगा? सीरम। क्या इस सीरम में एंटीबॉडी होगा? हाँ, इसी सीरम में तो एंटीबॉडी होता है, इसी सीरम में एंटीबॉडी होता है। बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत ही अंदर का नॉलेज है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोग के सिलेबस में था, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़ते थे। तो याद रखोगे। क्यों बता रहे हैं सर हम लोगों को? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर ना? चलिए, एंटीबॉडी, सीरम में एंटीबॉडी पाया जाता है, सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जब ना आप लोग जाइएगा मेडिकल कॉलेज तो फिर आप लोग को एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, तो आप फिर हमको याद करिएगा कि वाओ सर ने बताया था इस तरह का कंसेप्ट। तो हम क्या बोले, जो मेरे बोर्ड पे है बहुत ही काम आएगा आपके मेडिकल कॉलेज में। नीट तो निकल जाएगा, लेकिन आपके मेडिकल कॉलेज में भी बहुत हेल्पफुल होगा यार। इसीलिए पढ़ लो, इसीलिए हम कोशिश करते हैं पढ़ लो, कंसेप्ट को पढ़ लो बियॉन्ड द एनसीईआरटी। इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब तक एनसीईआरटी में लगे रहेंगे तो एनसीईआरटी के कोर कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, जब एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलेंगे यार। ठीक है ना? याद रखना, सीरम में एंटीबॉडी पाया जाता है, सीरम में ही एंटीबॉडी होता है। चलिए सर, तो ये हमारा प्लाज्मा के बारे में था। इसके बाद हम एनसीईआरटी को देखेंगे, एनसीईआरटी का डाटा हम लोग देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी का डाटा हम लोग देखते हैं। देखो, एनसीईआरटी का डाटा मतलब जितना हम बताए हैं उसका लगभग बहुत ही कम दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। मतलब सर जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। जो भी बता रहे हैं कृपया करके उसको माइंड स्थिर करके पढ़ लो। चलो देखो,
देखो हमारे ये बॉडी में सबसे पहला ब्लड, और हम क्या बोले हैं, ब्लड क्या है सर, बॉडी फ्लूइड है। ब्लड किसके तरह काम करता है सर, पोस्टमैन के तरह। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, लिख लेना, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रख लोगे। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर है ना, प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट। सर प्लाज्मा कितना है, प्लाज्मा लगभग हम क्या बोले 50 से 55% प्लाज्मा होता है। देखो कहीं लिखा हुआ देख लो, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55%। उसके बाद ब्लड में 90 से 92, प्लाज्मा में पानी होता है। उसके बाद प्रोटीन 6 से 8% होता है, सारा कुछ हमने बता दिया। फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, स्पेलिंग देख लोगे एक बार, फिब्रिनोजेन का, ग्लोबुलिन्स का और अल्बुमिन्स का। ये एक मेजर प्रोटीन है, याद रखोगे। जो प्लाज्मा का मेजर प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में मेजर प्रोटीन होता है, वो फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और अल्बुमिन्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, फिब्रिनोजेन नीडेड फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है, ग्लोबुलिन्स देख लो, ग्लोबुलिन्स ये ग्लोबुलिन्स क्या करता है, प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, याद रखना। और अल्बुमिन्स क्या करता है, बता चुके हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है ब्लड में। उसके बाद प्लाज्मा में कुछ आयंस होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, इटीसी। उसके बाद आगे, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। क्लियर ना, एनसीईआरटी को समझ गए ना। अब एक लाइन देखो इस एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी मतलब बॉडी में बदलता रहता है। क्या सर, ये जो अदर सब्सटेंस है ये फिक्स नहीं है बॉडी में, इतना ही होगा। इस लाइन को बहुत बच्चा भूल जाता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये बॉडी में हमेशा ऑलवेज इन ट्रांजिट, बॉडी बदलता रहेगा, फिक्स नहीं है कितना ही आएगा, बदलता रहेगा, हर टाइम पे बदलेगा। ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, ये चेंज होता रहेगा, इसका परसेंटेज फिक्स नहीं है, बॉडी में बदलता रहेगा, टिश्यू के अंदर बदलता रहेगा। चलिए अब लिखिए, यहां पे टॉपिक दीजिए, तो टॉपिक दीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में बउआ क्या क्या होता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में ना सबसे पहला चीज आरबीसी, आरबीसी, इसके बाद सर डब्ल्यूबीसी, इसके बाद सर प्लेटलेट्स। सर फॉर्म्ड एलिमेंट होता कितना है, हम बता चुके हैं 45% नियरली, 45% नियरली। अब देखो सर, आरबीसीज का फुल फॉर्म, इसको हम लोग इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। सर इराइथ्रोसाइट्स क्या होता है, इराइथ्रो का मतलब होता है रेड कलर पिगमेंट, और साइट्स का मतलब होता है सेल, मतलब हम लोग आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, याद रखोगे, रेड ब्लड सेल्स। आगे डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये तो प्लेटलेट्स ही है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी का, कोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, क्लियर ना, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। कलरलेस होता है, क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। क्लियर ना, क्लियर ना बउआ, चलिए समझ चुके हैं ना। अब लोग हम लोग प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। अब चलिए क्या करके हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। टोटल ब्लड में कितना होता है, 45%। चलिए सर अब हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, सर रेड ब्लड सेल्स ऐसा क्यों सर, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबी
ऐसा क्यों, रेड कलर का क्यों? क्योंकि बउआ देखो क्या होता है ना, आरबीसी में ना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा सर, हीमोग्लोबिन, हीम ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सर, हीम ग्लोबिन मतलब प्रोटीन पार्ट, ये ग्लोबिन जो है ना, ये ग्लोबिन ये प्रोटीन पार्ट होता है। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट। और हीमो का मतलब होता है आयरन, एफी मतलब आयरन वाला भाग। तो हीमोग्लोबिन ये क्या है? हीम आयरन वाला भाग है, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। तुमसे कोई सवाल पूछे प्रोटीन पार्ट क्या सब है, सर बोलोगे हीम मतलब आयरन, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट क्या है? ग्लोबुलिन मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट और हीम हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट, हीम मतलब आयरन। इसके वजह से हमारा आरबीसी क्या होता है? रेड कलर, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो यहां लिख सकते हो, यहां तुम नोट कर सकते हो, ड्यू टू हीमोग्लोबिन आरबीसी इज रेड। आरबीसी रेड होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ कंसेप्ट और। एक बात बताओ, इसका नंबर कितना होता है सर? इसका संख्या कितना होता है? नंबर कितना होता है आरबीसी का? ये होता है 50 से 55 लाख पर एमएम क्यूब, मतलब पर यूनिट। पर यूनिट कितना होता है? 50 से 55 लाख। मतलब इसको आम भाषा में एनसीईआरटी लिखा है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। ये एनसीईआरटी का डाटा है, ये एनसीईआरटी का डाटा है बच्चों। क्लियर ना? चलिए सर याद रखिएगा, याद रखिएगा ना। एक चीज और, हीमोग्लोबिन में ये होता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है, याद रखोगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम लोग हैं, कुछ चैप्टर्स में दिए हुए हैं। चलिए अब हम लोग, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे ब्लड के बारे में, इसमें और भी कोई चैप्टर सब लिंक हो जाता है, तो अलग अलग चैप्टर में एनसीईआरटी में बांटा हुआ। हम लोग कोर कंसेप्ट को एक ही साथ समझने का कोशिश। चलिए सर इसके बाद सर क्या बताइएगा? तो देखो अब इसमें याद रखना, इसका तो नंबर समझ गए थे, अब लेकिन इसका फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है बउआ? आरबीसी बनता कहां है? बोलोगे रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। आरबीसी कहां बनता है? रेड बोन मैरो में। क्लियर? चलिए सर ये भी समझ गए। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। इन सम मैमल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। कुछ मैमल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ मैमल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो कैमल, इसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए सर अब देखो न्यूक्लियस ना होने से क्या होता है? बाइंडिंग एफिनिटीज का मजबूत होता है, ज्यादा होता है, तो ये ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है अच्छे से। तो न्यूक्लियस नहीं है सर, नहीं है, सरफेस इसके खाली है, इसका सरफेस खाली है, तो ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड करेगा, टिश्यू तक ले जाएगा एल्वोलाई से। चलिए अब आगे देखो सर, सर इसके बाद हम इसका लाइफ स्पेन देखो। लाइफ स्पेन कितना होता है सर? सर एवरेज जो है ना 120 दिन, एनसीईआरटी में लिखा है एवरेज लाइफ स्पेन 120 दिन का। क्लियर ना? चलिए अब 120 दिन के बाद क्या होगा? सर मर जाएगा। तो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बहुत बड़ा क्वेश्चन। आरबीसी का ग्रेवयार्ड वो है स्प्लीन, नोट करोगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और स्प्लीन जो होता है ब्लड बैंक भी होता है बॉडी का,
स्प्लीन जो होता है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक भी होता है, याद रखोगे ब्लड बैंक भी होता है, क्लियर ना? याद रखोगे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी स्प्लीन होता है, ब्लड रिजर्वर होता है, रिजर्व करके रखता है, जब भी जरूरत पड़ेगा स्प्लीन से देगा ब्लड, क्लियर ना? चलिए सर, अब इसके बाद हम लोग आरबीसी के बारे में डाटा समझ गए, लेकिन याद रखना जो हीमोग्लोबिन है ना, जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में होता है, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन? एनसीईआरटी ने कहा है कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में, क्लियर ना? 100 ml ब्लड में तुम्हारा एनसीईआरटी कह रहा है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ये भी हम लोग जान गए। अच्छा सर, तो सर ये तो समझ गए, अब हमको क्या जरूरत है? अब हम आते हैं एनसीईआरटी में, देखते हैं कि एनसीईआरटी में डाटा क्या सब है। चलो देखो, आइए एनसीईआरटी बाबा मेरे सामने प्रकट हो जाइए। वाओ, अब देखिए हमारा एनसीईआरटी बाबा है। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में इराथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट आर फॉर्म्ड एलिमेंट। आगे चलिए, 45% होता है। इराथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, मोस्ट एबिडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन द ब्लड, सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, फिर होता है तुमको प्लेटलेट, फिर होता है डब्ल्यूबीसी, याद रखोगे सबसे ज्यादा मोस्ट एबेंडेंट, मोस्ट एबेंडेंट। चलिए, एक हेल्दी मैन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। चलिए सर, उसके बाद याद रखोगे एनसीईआरटी तुम्हारा बाइबल है, गीता है, कुरान है, सब है। अभी के लिए तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है ना यार, याद रखोगे। उसके बाद बाइकनकेव शेप का होता है, बाइकनकेव शेप, डिवाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दी मैमल्स, मोस्ट ऑफ दी नहीं होता है, लेकिन कुछ में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल कैमल, क्या है एग्जाम्पल में? कैमल, कैमल, अच्छा कैमल। चलिए इरेज करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड आयरन, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यही कलर देता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। उसके बाद क्या है? लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन। उसके बाद क्या? आफ्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन है। तो हमने बताया है सब कुछ, हमने आपको इसके बारे में सारा कुछ बताया है, इसके बारे में सब नॉलेज दिया है। एक लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं, एक लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं। क्या सर? बता दीजिए, एक लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं। करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। इसका मतलब क्या है कि बार बार जो कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं तो कैसा रस्सी होता है? पत्थर से खींचते हैं ना, पत्थर सटता है ना, तो पत्थर जैसा ठोस चीज जिसपे बार बार रस्सी से खींचने से उस पे निशान आ जाता है, तो मूर्ख या जो व्यक्ति जो किसी बुद्धि का मतलब बुद्धि नहीं है, वो भी अगर बार बार रगड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसको दिमाग नॉलेज आ जाएगा। लेकिन मेहनती होना चाहिए, भूसकोल है चलेगा, मेहनती है ना तो वो बार बार मेहनत करेगा तो वो भी पत्थर की तरह लकीर बना लेगा। किस तरह से पत्थर पे निशान नहीं आ सकता था, उसी बार बार रस्सी से उस पे निशान आ गया। तो वही कहना चाह रहा है कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है अगर वो रोज मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, बार बार उसी चीज को रगड़े। क्लियर ना? चलिए सर, हो गया मोटिवेशन। अब तो यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि उम्मीद है कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। ये पढ़ाने का यही मकसद है कि यार तुम रिजल्ट दोगे एक दिन। सबका एक उम्मीद होता है, माँ बाप का भी उम्मीद होता है, एक टीचर्स को और भी ज्यादा उम्मीद होता है कि हमारा स्टूडेंट एक दिन आए और बोले कि सर हम सेलेक्ट हो गए हैं इस कॉलेज में, सर यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं।
तो खुशी मिलेगा ना, इतना मेहनत से जो पढ़ा रहे हैं, जो अपना नॉलेज दे रहे हैं, उसका तो कोई फायदा होना चाहिए ना यार। चलिए, तो ये चीज हम समझ गए। चलो रीड करते हैं। ल्यूकोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें न्यूक्लियस होता है आर न्यूक्लिएटेड, उसके बाद एवरेज जो है 6000 से 8000 होता है। उसके बाद जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है सर। उसके बाद दो मेन कैटेगरी है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जैसे कि फिल्स वाला जितना भी है सब है ग्रेनुलोसाइट। छापोगे कॉपी में लिख लोगे, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट में, तो जितना भी साइट वाला है, चौथा ये है, पांचवा ये है, मतलब 5 प्रकार का WBC है। स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 प्रकार का है। अच्छा सर, तो हम सबका परसेंटेज देखते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉडी में होता है न्यूट्रोफिल N, मतलब WBC में। उसके बाद लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो सबसे ज्यादा ये 60 से 65%, यही पूछेगा। और लिम्फोसाइट 20 से 25%। और सबसे कम बेसोफिल, देखो कहीं नंबर होगा बेसोफिल का, सबसे कम बेसोफिल लगभग 1%। उसके बाद देखो हमारा न्यूट्रोफिल का संख्या कहीं लिखा होगा, एक बात रुक जाओ हम देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल का संख्या कहीं लिखा होगा बउआ, न्यूट्रोफिल 60 से 65 बताए हैं ना अभी हम। बेसोफिल का ये संख्या है, मोनोसाइट 6 से 8% और ईसिनोफिल, ईओसिनोफिल है 2 से 3%। मतलब सर अगर हम नंबर काउंट करें तो न्यूट्रोफिल, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, और फिर उसके बाद क्या, मोनोसाइट, फिर इसके बाद ईओसिनोफिल, फिर इसके बाद बेसोफिल। ये हमारा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा 60 से 65%, उसके बाद 20 से 25%, उसके बाद 6 से 8%, 2 से 3% और 0.5 से 1%। क्लियर ना? उम्मीद करें ना आप लोगों को समझ में आ गया। मेरे को फीडबैक जरूर दोगे कि सर बायो कैसा पढ़ा रहे हैं, फीडबैक मेरे को जरूर दोगे, क्योंकि आदत है फिजिक्स पढ़ाने का, फिजिक्स टीचर है, नीट निकाले हैं, लेकिन यार पढ़ा तो सब सकते हैं ना। बताओगे दिक्कत किस चीज में, हम वो सारा कुछ हम पढ़ाएंगे। मेरे को बताओगे प्रॉब्लम किस चीज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कहां दिक्कत है, मेरे को बताओगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन होता है फ्यू डेज, फ्यू डेज लाइफ स्पैन होता है, फ्यू डेज, फ्यू डेज, 1 दिन 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर, फ्यू डेज। चलिए अब देखो टाइप्स, टाइप्स में ना सर, सर टाइप्स ना 2 प्रकार का है। पहला है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और सर दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अरे वाह मजा आ गया। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्स छोटा छोटा दाना की तरह दिखेगा, उसके साइटोप्लाज्म में छोटा छोटा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटा छोटा दाना की तरह दिखेगा, धाग धब्बा, दाग धब्बा, तो वो ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्स छोटा छोटा दाना। अच्छा सर ग्रेनुलोसाइट क्या सब है सर, कहीं बताइए ना सर, मजा आ गया। ग्रेनुलोसाइट तुमको जितना भी फिल्स वाला है, पहले लिखो इस्नोफिल, फिर क्या है न्यूट्रोफिल, फिर क्या है बेसोफिल, ये सब याद रखोगे, ड्रॉपर हो तो पता होगा। इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट जितना भी साइट वाला है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अच्छा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट बिना ग्रेन्स वाला, बिना दाग धब्बा, समझ लो ग्रेन्स छोटा छोटा होता है, तो जिसमें दिखेगा वो फिल्स, जिसमें नहीं दिखेगा वो साइट। क्लियर ना, क्लियर ना यार, क्लियर हो ना यार। चलिए अब एनसीईआरटी को खोलते हैं। एक चीज और लाइन था, क्या लाइन था, जैसे कि हमारा फैगोसाइटिक नेचर तुमसे बोलेगा तो बोलोगे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट फैगोसाइटिक होता है। फैगोसाइटिक खा जाओ, आया खा जाओ,
फैगोसाइटिक निकल जाओ। तो फैगोसाइटिक नेचर, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, एगोफिल्स वाला मतलब ग्रेनुलोसाइट, एगोसाइट वाला एक ग्रेनुलोसाइट, दोनों ही खाने के लिए है तैयार। उसके बाद सर हमारा आता है बेसोफिल, ये सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। मतलब सर इंफ्लामेटरी रिएक्शन के दौरान सर बेसोफिल एक्टिव होता है, सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और बेसोफिल। सूजन जहां हो गया हो, ब्लड क्लॉट जहां पे जम गया हो, वो सब में बेसोफिल रिलीज होता है। और बता देते ब्लड क्लॉटिंग जहां जम गया हो तो हिपैरिन हम लोग देते हैं, वो मतलब जो क्लॉट है उसको बूस्टर को हटाने के लिए हिपैरिन दिया जाता है। अब उसके बाद इओसिनोफिल, एलर्जिक रिएक्शन, छींक आ गया, आंख में पानी आ गया, एलर्जी हो रहा है यार मेरे को, मतलब मेरा बेसोफिल सिक्रिएट हो रहा है, सॉरी इओसिनोफिल सिक्रिएट हो रहा है, इओसिनोफिल सिक्रिएट हो रहा है एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। चलिए सर ये भी समझ गए, यहां पे होगा देख लो, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। अब लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आर दी टू मेजर बी और टी लिम्फोसाइट, ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बॉडी में जनरेट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी, जब तक हमारे बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा हायर साइड नहीं रहेगा कोई भी इंफेक्शन हो जाएगा मेरे को, मतलब इम्यूनिटी चाहिए ना यार, बिल्कुल चाहिए सर। चलिए आगे देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। चलो अब हम लोग प्लेटलेट्स को समझते हैं, क्या है हमारा टॉपिक। देखो प्लेटलेट्स ये फ्रेगमेंट्स होता है, किसका होता है, मेगा कैरियोसाइट्स, जो सेल्स है मेगा कैरियोसाइट्स का फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मतलब मेगा कैरियोसाइट जो सेल होते हैं ना, इसका एक फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट होता है मेगा कैरियोसाइट्स का, फ्रेगमेंट होता है, ये फ्रेगमेंट होता है, ये फ्रेगमेंट होता है, ऐसा होता है प्लेटलेट, ऐसा होता है प्लेटलेट। इसका जो नंबर होगा ना, इसका जो नंबर होगा वो होगा लगभग, तो याद रखोगे, तो प्लेटलेट का नंबर याद रखोगे 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, क्लियर ना, समझ में आया ना। चलिए अब देखो इसका 2 से 5 दिन का लाइफ स्पेन होता है, ये इसका लाइफ स्पेन है, 2 से 5 दिन, 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ स्पेन है, नंबर है। अब क्या सर, सर अगर मान लीजिए प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब हो जाएगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इसका नंबर डिक्रीज हो गया मतलब होगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड बहता चला जाएगा। अरे वाह, ऐसी बात है, प्लेटलेट का नंबर घटेगा मतलब होगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो बहुत ही यूजफुल है ये प्लेटलेट। प्लेटलेट जब ये खून बहता है ना, मान लो कोई टिश्यू इंजूर हो गया, मान लो ये टिश्यू है, ये इंजरी हो गया, और इंजरी हो गया तो ब्लड मान लो कि फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड टिश्यू के साथ, ब्लड टिश्यू के साथ, ब्लड टिश्यू के साथ प्लेटलेट निकलता है, ब्लड टिश्यू के साथ प्लेटलेट्स निकलता है, वो भी इकट्ठा होकर, ही नहीं कि अलग अलग, एक साथ प्लेटलेट्स ग्रुप होकर के निकलता है, और ये एक्टिव करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव करता है, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो ना, ये सारा प्रोसेस एक मैकेनिज्म है, हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो प्लेटलेट्स का काम है, चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है प्लेटलेट के बारे में। हम लोग एनसीईआरटी ने लिखा है कि सर प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये मेगा कैरियोसाइट सेल का होता है, स्पेशल सेल क्या है, बोन मैरो का है। एनसीईआरटी माता क्या लिख रही है, इट कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर यूनिट। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, जो कि कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में हेल्प होता है। अगर इसका नंबर कम जाए तो क्या होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है, बॉडी से ब्लड बहता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा सर, क्योंकि सर प्लेटलेट कम गया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो ये सब हमारा आरबीसी है, इसके बाद प्लेटलेट्स है, फ्रेगमेंट्स होता है, इस्नोफिल है, न्यूट्रोफिल है, बैसोफिल है, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये सब हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये पूरा डब्ल्यूबीसी है, और ये प्लेटलेट और ये हमारा आरबीसी, ये प्लेटलेट, बाकी सब डब्ल्यूबीसी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं यार, इस टॉपिक को हम लोग प्यार से देखेंगे। क्या? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या कह रहा है? इट इज द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिस, मतलब ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजुरी, जब इंजुरी हो जाता है, चोट लगता है तो ब्लड का जो लॉस होता है उस मैकेनिज्म को रोकना है तो ब्लड कोएगुलेशन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो क्या क्या होता है, समझो। मान लो कहीं इंजुरी हुआ, मान लो ये हमारा सेल है, इंजुरी हुआ, मान लो इसमें से ब्लड निकला, उसमें क्या होगा, क्या सब निकलेगा? इसमें से होगा हमारा टिश्यू, ब्लड टिश्यू होगा, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा? प्लेटलेट। क्या निकलेगा? प्लेटलेट्स। अब ये साथ निकलेगा, देखो क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एक साथ हो जाएगा, निकलेगा, एंड टिश्यू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा, और थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और यही थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलता है। देखो इसके बाद थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसके मदद से? कैल्शियम आयन के मदद से। कैल्शियम आयन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ये नहीं रहेगा तो फिर आगे का स्टेप नहीं होगा। इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ब्लड कोएगुलेशन के स्टेप को हम लोग बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, चलिए अब थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा क्या चीज को? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन याद रखना इनएक्टिव होता है, याद रखना फिब्रिनोजेन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिब्रिनोजेन इनएक्टिव होता है, थ्रोम्बिन आएगा एक चमाटा देगा फिब्रिनोजेन को, एक हम बता रहे हैं बस ऐसे ही। तो फिब्रिनोजेन बदल देगा फिब्रिन में। फिब्रिन एक फाइबर होता है, नेटवर्क ऑफ फाइबर, धागा लग जाता है, लगता है ना कि नहीं लगता है? उसको स्कम बोलते हैं हम लोग, स्कम बोलते हैं। तो वही चीज होता है, धागा लग जाता है क्लॉट के ऊपर, तो ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता है। तो इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, ब्लड कोएगुलेशन का स्टेप्स क्या होता है, कैस्केड प्रोसेस क्या होते हैं। ब्लड क्लॉट को रोकना है तो रोकना है, जैसे ही क्लॉट हुआ इंज्यूर्ड टिश्यू और प्लेटलेट मिलकर के रिलीज करता है प्रोटीन जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन बदलता है थ्रोम्बोकाइनेज में, और यही थ्रोम्बोकाइनेज है क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और जैसे ही थ्रोम्बिन रिलीज हुआ तमाक से फिब्रिनोजेन को बोला आउट। अरे भाई इनएक्टिव था, सोया था, अरे जल्दी जाओ ना ब्लड बह रहा है, तो वो फट से उठा और फिब्रिन में बदला, और फिब्रिन गया और स्कम बना दिया, फाइबर नेटवर्क बना दिया। ऐसा नेटवर्क बन जाता है ना, ऐसा नेटवर्क बन जाता है। ये किसका नेटवर्क होता है? फिब्रिन का। किसका नेटवर्क होता है बउआ? ये नेटवर्क किसका होता है? ये नेटवर्क होता है फिब्रिन का। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? ब्लड कोएगुलेशन समझ रहे हो? चलिए जी सर, बहुत प्यारे तरीके से समझा दिया आप जी। मेरा तो यही काम है ना, किसी चीज को आसान बनाना, किसी चीज को आसान बनाना, कॉम्प्लिकेट है उसको आसान बना दो। अब देखो ब्लड कोएगुलेशन है, रीड करोगे इसको, रीड केयरफुली, रीड करोगे, रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़ोगे यहां, रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना? ये सारा स्टेप को पढ़ोगे, सारा मैकेनिज्म पढ़ोगे, हमने बता दिया। क्लियर ना? चलिए अब आगे चलते सर, मेरे को तो और भी कुछ देखना। ब्लड ग्रुप्स बहुत ही प्यारा टॉपिक है इस चैप्टर का, ब्लड ग्रुप। हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड किया जाता है। तो याद रखना, हम लोग जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा किया है। एबीओ ब्लड ग्रुप, हम लोग जो ब्लड ग्रुप देखेंगे कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप और एनआरएच ब्लड ग्रुप। दो तरह का ब्लड ग्रुप देखेंगे, एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप। अब देखो सर आरएच क्या होता है? आरएच जैसे हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है?
ये RH है, ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अगर RH है तो पॉजिटिव, अगर RH नहीं है तो निगेटिव। ठीक है सर। अब एबीओ में देखना टाइप्स, जैसे कि एक ब्लड ग्रुप एक होता है, ए के बाद ए क्या टाइप्स है एबीओ में भी, ए बी फिर ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं एबीओ, 4 प्रकार में बांटे हुए हैं, ए बी ए बी और ओ। अच्छा सर, अब देखो एक बात बताओ, मान लो ये आरबीसी है, मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी के सतह पे अगर ये टंगा हुआ है ए, इसका मतलब ये एंटीजेन है। क्या है? एंटीजेन। तो एंटीजेन ए है, मतलब ये ब्लड ग्रुप ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप ए है। मतलब आरबीसी के ऊपर जो भी छतरी है, अगर एंटीजेन ए ब्लड ग्रुप ए, अगर यही में आरबीसी के छत्ता पे बी हो, इसका मतलब एंटीजेन बी है। एंटीजेन क्या है बउआ? बी। मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? कहीं बताओ। ब्लड ग्रुप है बी। अरे वाह। अगर चलिए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें। अगर मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी, इसके छत्ता पे ए है, इसके छत्ता पे बी है, मतलब सर एंटीजेन ए एंड बी बोथ है। इसका मतलब सर ये ब्लड ग्रुप जो होगा ना इस आदमी का, ब्लड ग्रुप वो होगा ए बी। अच्छा सर, तो ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन एंटीबॉडी का एक मैकेनिज्म होता है ब्लड ग्रुप। क्या होता है ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप जो होता है ये एंटीजन और एंटीबॉडी का एक मैकेनिज्म है। ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी का एक मैकेनिज्म है। एंटीबॉडी, हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी समझेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी, तो देखो समझो एंटीजन एंटीबॉडी। देखो मान लो एंटीजन ए है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप भी है, तो इसका एंटी क्या होगा? इसका विरोध कौन करेगा? एंटीबॉडी बी होगा। बी वाले को आने नहीं देगा बॉडी, क्योंकि एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजन ए का मतलब बी जी, ब्लड ग्रुप है ए, इसका मतलब इसका एंटीबॉडी होगा बी। अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है, बी वाला आएगा भागो, एंटीबॉडी बी है। अच्छा सर, अगर मान लो एंटीजन है बी, इसका मतलब ब्लड ग्रुप भी तो हमारा बी है, लेकिन एंटीबॉडी हमारा क्या हो जाएगा? ए। उल्टा कर दो बी का ए। क्लियर ना? चलिए सर आगे, मान लो हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए बी है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा? ए बी। दोनों एंटीजन है, तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? इसका एंटीबॉडी हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा? नील। कोई एंटीबॉडी है ही नहीं साहब बॉडी के ब्लड में, मतलब इसका ब्लड ग्रुप ही ए बी है। ए बी है बी बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा? कुछ नहीं। अगर मान लो एंटीजन है नहीं, एंटीजन जो है नील है, नील एंटीजन नहीं है कोई, मान लो ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे कुछ नहीं है, मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप होगा ना वो क्या होगा? ओ। क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ, जीरो ओ, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब इसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी होगा। एंटीबॉडी तो है, एंटीजेन ही नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ बोल दिए, एंटीबॉडी ए बी होगा। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग ब्लड ग्रुप के माध्यम से पहचान लेंगे। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी ने वही लिखा है, एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ो, एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ो। क्या लिखा है एनसीईआरटी? एबीओ इज ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। आरबीसी में हमारा एंटीजन देखो 4 ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी ओ। अब उसके बाद आगे ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी ब्लड नहीं दे सकते हैं डोनर को, मतलब डोनर का कोई भी ब्लड लेके नहीं दे सकते हैं, हम लोग देखना पड़ेगा। इसके कारण क्या हो सकता है? क्लंपिंग हो सकता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है ना? इसके लिए हमको चेक करना होगा कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाए। मान लो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए ही देंगे कि नहीं देंगे? क्यों सर? ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी है। अगर मान लो बी वाला ब्लड ग्रुप दे देंगे तो ये बैठा हुआ है, इसको मार देगा। क्लियर ना?
अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको ए वाला ही देंगे। और क्या दे सकते हैं सर? और क्या दे सकते हैं? तो इसको हम लोग ओ भी दे सकते हैं, ओ भी आराम से दे देंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बी है, ओ को पहचानेगा नहीं, ओ ले लेगा फट से। मतलब सर ओ जो है ये ओ ब्लड ग्रुप, ओ जो है ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ओ किसी को भी तो दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप ये है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि इसके पास एंटीजन है नहीं, तो पहचानेगा कैसे बॉडी मेरा? क्लियर ना? तो याद रखना यूनिवर्सल डोनर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केवल के याद रखो ब्लड ग्रुप ए है मतलब एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, डोनर कुछ भी हो सकता है ए ओ। वो तो सब में है, वो तो सब में है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है, हम पहले ही बोले हैं वो तो यूनिवर्सल डोनर है। अब देखो जैसे कि ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो बी नहीं, बी ही दे पाएंगे। एंटीबॉडी ए है, ए नहीं दे पाएंगे, तो यूनिवर्सल डोनर ओ दे दो। तो किसी को बी वाला है तो ओ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी है मतलब एंटीजन ए भी है, एंटीबॉडी है ही नहीं, कुछ भी दे दो चलेगा। एंटीबॉडी है नहीं, रोकेगा कौन, मारेगा कौन, कुछ भी दे दो। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, ओ वाले को टेंशन है, ओ वाले को टेंशन है, एकलौता ओ वाला ही देगा, एकलौता ओ वाला ही देगा, क्योंकि ए वाला देगा एंटीबॉडी है, बी वाला देगा एंटीबॉडी है, मारा जाएगा ना? याद रखोगे? तो ये चीज हम बोले हैं। यहां पे देखो कुछ पॉइंट लिखा है, ओ ग्रुप इज इंडिविजुअल आई कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो है, ए बी किसी से ले सकता है। देखो ए बी है मतलब इसमें एंटीबॉडी है नहीं, क्योंकि सारा का सारा एंटीजन ही है, एंटीबॉडी है नहीं, किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है आराम से। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी ले सकता है, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है। क्या क्लियर है इस बात को? चलिए देखते हैं और आगे कुछ है क्या आज के टॉपिक में। मतलब खत्म। चलो बच्चों देखो, तो आज हम लोग बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के बारे में देखे हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, आप लोग कृपया करके लास्ट तक लेक्चर को देखेंगे, मजा आ जाएगा लेक्चर में। ठीक है ना बच्चों? तो आज के क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल के क्लास में हम लोग पार्ट 2 इसका लेके आएंगे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? उम्मीद करते हैं पार्ट 2 में मेरा ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, नहीं तो हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आराम से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है बच्चों? इस लेक्चर को क्या करना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भेज देना है, बोलना कि फिजिक्स वाले सर बायोलॉजी पर आ रहे हैं, एक बार देख लो ना यार। ठीक है ना? और जैसा कि हम आपको पहले ही बोले, कमेंट करिएगा प्यारा सा अगर आपको समझ में आया हो, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा एकदम एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो आपका कमेंट डिपेंड करता है कि मेरा लेक्चर कैसा होगा। तो कृपया करके एक अच्छा सा वैल्यूएबल कमेंट करेंगे अगर अच्छे से अच्छा लगा होगा तब। ठीक है ना बच्चों? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं।